welcome. You're watching Inspire India here on Mirror Now. I'm Afrida Rahman Ali. This is a show where we feature stories of the Good Samaritans, those around us who are doing their bit to help the needy. Remember, these are NGOs, community partnerships, civil citizen groups, non-profit organizations who have come together simply with the motive to help those whom the government often cannot reach out. Now, these are individuals who are doing their work relentlessly, tirelessly on a day-to-day basis. We remember the healthcare workers and the frontline workers, but we often forget those who are silently working on the sidelines, not looking for any kind of returns for what they are doing, simply working for those around them who need their help. So in Inspire India today, we have two such individuals who are involved in doing groundwork, work for the people in their towns and villages. Let me introduce Hidayat Khan from Khajrana Health Committee, joining us from Indore in Madhya Pradesh. Hidayat Khan ji, good afternoon. शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े. देवेंद्र सिंह धनेरा from सोच बदलो गांव बदलो, joining us from धौलपुर in Rajasthan. देवेंद्र सिंह जी, शुक्रिया आप आए. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. तो आप ही से शुरू करते हैं. देवेंद्र सिंह धनेरा, मुझे बहुत अच्छा लगा जो नाम जो मैंने देखा, आपने जो नाम दिया है अपने संगठन का, सोच बदलो गांव बदलो. तो ये जो है किस तरह से आपने शुरू किया, ये सोच बदलने का हम काफ़ी संगठन कवर कर चुके हैं. ज़्यादातर जो है संगठन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मटेरियल्स, लोगों की सहायता करते हैं, लेकिन आप जो है ये कह रहे हैं कि आप लोगों की सोच भी बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं. पैंडेमिक के समय में इसकी क्या रेलेवेंस है? शुक्रिया मैम, आपने मुझे मौका दिया इस बात पे बोलने के लिए. दूसरा, मिरर नाउ की सारी टीम्स को. तो मिरर नाउ से अगर मैं शुरू करूं तो हम लोगों ने सबसे पहले ये सोचा कि जैसे अगर मैं अपनी बात करूं कि हम जिस संगठन से जुड़े हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई. तो मैं देवेंद्र सिंह एक प्रबंधक हूं भारतीय एयरटेल में, और मैं अपने गांव से पढ़ लिख करके इंजीनियर बना और वापस बड़े शहरों में जाके अच्छी तरीके से नौकरी करने लग गया और कर भी रहा हूं. लेकिन मैंने सोचा कि आखिर हमारे गांव में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा. जब मैंने अपने गांव पे कभी भी रिसर्च किया तो पता लगा कि 200 परिवारों में से सिर्फ 20 परिवारों में ही जॉब करने वाले लोग हैं, बाकी 180 परिवार अभी भी गरीबी की स्थिति में जी रहे हैं. चूंकि मैं गांव से पढ़ा लिखा और अच्छे शहरों में जाके मैंने एजुकेशन ले ली और मुझे मेरे गांव वालों ने इतनी स्थिति में पहुंचा दिया कि मैंने जॉब किया, और जब मैं परिपक्व हुआ तो अपने गांव को छोड़ करके बड़े शहरों में चला गया और गांव की लाइफस्टाइल फिर से वहीं पुरानी स्थिति में पहुंच गई. तो मेरे तरीके से हजारों सैकड़ों ऐसे कर्मचारी, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बिजनेसमैन हैं जो गांव से बने, गांव से ही पैदा हुए, गांव के लोगों ने ही उनकी मदद की, गांव के लोगों ने उनका जन्मदिन मनाया. लेकिन जब वो परिपक्व हुए तो गांव की स्थिति को वैसी की वैसी छोड़ करके वो गांव से पलायन कर गए. तो एज एक नागरिक होने के नाते, एक ग्रामीण सदस्य होने के नाते, एक गांव का वासी होने के नाते हमने उस गांव के प्रति किसी भी जिम्मेदारी का वहन नहीं किया. ये मेरे मन में वो चीज आई. फिर मैंने सोचा कि आखिर हमने क्यों नहीं किया. जिस गांव ने हमको इतना बेहतरीन भविष्य बना कर दिया, उस गांव को हमने छोड़ दिया. हमने अपने गांव के प्रति क्यों जिम्मेदारी को नहीं निभाया जो ग्रामीणों ने हमको इतना बड़ा किया. हमने क्या किया. तब हमने जाकर के कुछ हमारे और भी साथी थे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में थे, कोई अच्छी पोजीशन पे था, कोई आईआरएस था. हमने 5 लोगों ने ये मंथन किया कि आखिर गांव का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा. तो ओवरऑल हमने समझ में आया कि फाइनेंशियली कितना भी हम गांव को या ग्रामीणों को सपोर्ट कर दें, जब तक वो चीजों को समझेंगे नहीं, जब तक उनकी सोच में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि माहौल ऐसा है कि नेगेटिविटी से हमारे ग्रामीण बहुत ही ज्यादा त्रस्त हैं. छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी बेचारे जाते हैं. खेती बाड़ी में भी उनको समझ नहीं है, जिसकी वजह से ना बेहद आर्थिक नुकसान होता है. एजुकेशन में वो 180 परिवार जो मेरे गांव में हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं पर भी उनको ना सलाह दी जाती है, ना गाइडलाइंस है, ना वो 20 परिवार जो पलायन हो चुके हैं वो उनकी मदद करते हैं. तो हम जैसे लोग जो अपने आप को समझदार, बुद्धिमान और विवेकवान समझते हैं, वो असलियत में गांव की तरफ अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं. और यही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे भारत देश में गांव का विकास नहीं हो पा रहा, जिसकी जो हम लोग पलायन कर जाते हैं. तो हमारी टीम ने पूरा ये सोचा कि आखिर है क्या. तो सारा कुछ मंथन करने के बाद हमको समझ में आया कि जब तक हमारे दिमाग की सोच में बदलाव नहीं आ सकता,
तब तक हम किसी के भीतर भी बदलाव नहीं ला सकते। तो सबसे पहले मेरे भीतर मेरी सोच का बदलाव आना चाहिए, मेरे ग्रामीणों में ये समझने की क्षमता होनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। तब हमने वहां रखा कि हमारी टीम का नाम होना चाहिए सोच बदलो तो गांव बदल सकता है। तब हमने हमारी टीम का नाम रखा सोच बदलो गांव बदलो संस्था, और उसमें हम काफी सारी काम अभी कर रहे हैं। तो जैसा आप मेरे से पूछेंगे तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं, लेट्स टेल आवर व्यूअर्स हियर व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स एवरी स्टेट हैज देयर ओन district level and civic body level health workers, they're called asha workers, but it's a very different thing for one of those who have grown up in that village, who's become an educated person, when he or she comes back and talks to his or her own people, that makes a different impact. धनेरा जी, ये मैं कह रही थी कि अपने ही लोगों से जो बात आप कह रहे हैं कि मैं अपने गांव में जाके जब अपने लोगों को ये समझाता हूं तो शायद उनको ज्यादा समझ में आए, बल्कि अगर कोई दूसरा कोई हेल्थ वर्कर कोई अफसर आके उनको समझाए, इससे अच्छा है कि उनमें से कोई जो पढ़ा लिखा हो उनको अवेयरनेस क्रिएट करे। और इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आपने ये सोचा और ये आप कर रहे हैं लगातार। आपके पास मैं वापस आऊंगी। लेट मी गो अक्रॉस नाउ टू हिदायत खान हु इज जॉइनिंग अस फ्रॉम इंदौर। हिदायत खान जी, खजराना हेल्थ कमेटी, ये आपके संगठन का नाम है, किस तरह से आपने ये शुरू किया? आपकी कोई इस तरह की निजी स्टोरी है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये कोई बहुत ज़्यादा सोच विचार कर शुरू किया गया काम नहीं है। जिस तरह पूरे मुल्क में कोरोना ने हमला बोला दूसरी बार, वैसा ही कुछ हमारे शहर में भी हुआ और बहुत दर्दनाक था और बहुत खतरनाक था। महीना डेढ़ महीना पहले शुरुआत हुई और लगातार मरीज निकलने लगे। हालात इतने बिगड़े कि जो सरकारी सिस्टम था वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया था। किसी अस्पताल में कोई जगह नहीं थी, मरीज परेशान थे। घर में इलाज करने के लिए जो भी ज़रूरतें होती हैं वो भी नहीं मुहैया हो पा रही थी। मैं अपने एक कजिन को एडमिट करने के लिए अस्पताल लेके गया था, चूंकि वहाँ भी जगह नहीं थी, लेकिन मेरे अपने ताल्लुकात थे तो वहाँ एक अलग से बेड लग गया था। वहाँ मैंने देखा कि मेरे ही इलाके के एक मेरी ही उम्र के मेरे दोस्त भी आप कह सकते हैं, वो अपनी बहन को लेके खड़े थे। रिक्शा में उनकी बहन थी, उनका ऑक्सीजन सिचुएशन 70 से 74 75 था और इंदौर के सारे अस्पतालों में वो घूम कर आ चुके थे, कहीं उनको जगह नहीं मिल रही थी। उनको देखना बहुत दर्दनाक था, बहुत वो परेशान थी और जिस अस्पताल के बाहर वो खड़ी थी वहाँ भी कोई जगह नहीं थी। उसके बाद उनका रात में बमुश्किल कहीं इंतजाम कराया गया, लेकिन इस रात ने ये कह दिया था कि अब सोना नहीं है, अब जागने की बारी है। जो भी सरकारी सिस्टम है या दूसरा जो भी सिस्टम है, हम उसको दोष देकर या उसके सामने खड़े होकर मसले को हल नहीं कर सकते हैं। हमें अपना एक सिस्टम खड़ा करना होगा और इसलिए हमने फौरन एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और जिस इलाके में मैं रहता हूँ, जिसे खजराना कहते हैं, इंदौर का एक बड़ा हिस्सा है, वहाँ के जितने भी लोग थे, पॉलिटिशियंस थे, डॉक्टर्स थे, उसके अलावा जो भी समाज की फिक्र करते हैं, उन सबको हमने जोड़ा और उसके बाद खजराना हेल्थ कमेटी वजूद में आई। उसके बाद हमारे इलाके में ही लगातार मरीज निकलने लगे और मौतें हो रही थी, इनके बीच काम करना था। दिक्कत ये थी कि मरीज को हम अस्पताल नहीं ले जा सकते थे क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी, लंबी कतारें थी और अगर हम घर में इलाज करते हैं तो रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं थी, दवाएं नहीं थी, डॉक्टर्स की दिक्कतें थी। इन सब के बीच काम था। लेकिन शुरू हुआ और हिंदुस्तानी के कल्चर है, हमारे वहाँ बहुत तेजी से लोग जुड़ते हैं, हमारे अंदर हमदर्दी है, एक दूसरे का दर्द हम देख नहीं पाते हैं। यही हुआ कि चंद दिनों में लोग साथ आने लगे। हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें खरीदी, सिलेंडर्स लिए। हमारे जो लड़के थे, हमारे जो साथी थे, रात रात भर रिफिलिंग के लिए खड़े रहते थे। 2-2 4-4 शुरू में मिलती थी, वहाँ भी बहुत दिक्कतें थी। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लोग बीमारी के बारे में बहुत कम जानते थे। हालांकि 1 साल पुरानी बीमारी थी, लेकिन फिर भी काफी कुछ ऐसा था जो नहीं पता था, उसको भी लोगों को उसको भी समझाना था। फिर ये हुआ कि जहाँ पर जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, हमने कोशिश की कि हम उसको मुहैया कराएं। हमारे कई सिलेंडर्स लोगों के घर तक पहुंचे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर,
लोगों तक पहुंचाई गई। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी कि अगर हमारे पास सिलेंडर था तो उसके जी। ऊपर एक फ्लोमीटर लगता है जिससे कनेक्ट होता है मरीज, उसकी तंगी हो गई। इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे। उसके बाद जो ज्यादा ऐसे मरीज थे जिनको अस्पताल देना था, वो भी एक बड़ी चुनौती थी। जो भी पॉलिटिकल सोर्सेस थे, जो भी हम लोग कर सकते थे, हमने किया और काफी मरीजों को अस्पताल पहुंचाया, लोगों को घरों में इलाज दिया। ये सिलसिला अभी भी चल रहा है, क्योंकि हालात तो सुधरे तो हैं, पर कोरोना जी। खत्म नहीं हुआ है। अभी कोशिश है कि जो भी कुछ बचा है उसको हम समेटें तो आप ये कह और रहे हैं कि लोगों इस को तरह राहत से दें। जो आपने आसपास के जो लोगों की जो बेबसी आपने देखी, उसी से आप प्रभावित होके आपने ये शुरू किया। आपके कज़न के बारे में आप कह रहे थे, आपको लगा कि मेरे अपनों के साथ ये हो रहा है, तो उससे जो आपने ये मुहिम शुरू की। एज ऑफ नाउ मैं दर्शकों को बता दूं दैट 100 वॉलंटियर्स आर वर्किंग विद हिदायत खान। दे आर हेल्पिंग people in the village get oxygen and medicine, as you can see. So घरों में जा जा के जो आप ये लोगों की मदद कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बीमार है, जो बुजुर्ग है, जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो उन लोगों के लिए आपने काफ़ी कुछ किया, हम अपने विजुअल्स में भी देख रहे थे। मैं आपके पास वापस आऊंगी। लेट मी क्विकली गो बैक अगेन टू मिस्टर धनेरा। सो आपसे ये जानना चाहूंगी, सोच बदलो गांव बदलो के बारे में मैं एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जो अवेयरनेस की बात आपने कही, उस पे हम काफ़ी स्टोरीज हम चला भी रहे थे कि वैक्सीनेशन को लेके लोगों में वहम है। लोग ये सोचते हैं कि ये इंजेक्शन लेने से बुखार आ जाएगा, कई लोग इससे मर जाएंगे। इस तरह के भी आपने नोटिस किया गांव में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन, वहम, सुपरस्टिशन, ये भी होता है क्या? बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं पिछले 15 दिन पहले अपने गांव में गया और करीब करीब मैंने 8-10 गांव का विजिट किया था अपने साथियों के साथ में, जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट थे, उन्हीं वॉलंटियर के साथ। तो ये मिला कि हमारे कुछ ग्रामीणों को कुछ नेगेटिव बातें बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं वो लोग। जैसे किसी को बोल दिया कि वो डॉक्टर की डेथ हो गई थी इंजेक्शन लगाने के बाद, ये पूरे गांव में ह्यूमर की तरह फैल जाएगी। वो ये नहीं बोलेंगे कि 99 जो हमारे पुलिस वाले जी थे, जी। मेडिकल वाले थे, उनकी लाइफ सेव हो गई। वो एक लोगों को बता करके और उसको उनकी नेगेटिविटी को माइंड को सेट कर देते हैं, उसकी डेथ हो गई थी, इसको मत लगवाना। तो जब हम वहाँ गांव में गए तो पूछा कि भाई आखिर इस इंजेक्शन को क्यों नहीं लगवा रही? जब मैंने लगवा लिया, हमारे गांव के पुलिस वालों ने लगवा लिया, साथियों ने लगवा लिया, कर्मचारियों ने, आप लोग क्यों नहीं लगवा रहे? बोला जी इनसे हमारे लोग मर रहे हैं। मैंने कहा आपने कितने लोगों को देखा? बोला एक लोग देखा। किसने बताया? बोला उसने बताया। उससे पूछा कि तुम्हें किसने बताया? तो उसने बताया। तो इस तरीके से जो हमारे दिमाग का परसेप्शन गांव वालों ने बना लिया कि हाँ इससे लोगों की डेथ हो रही है। लेकिन जब मैंने बताया कि आप डेथ नहीं हो रही है, इससे 99% लोगों की जान बच रही है, उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो रही है, वो उससे फाइट कर पा रहे हैं कोरोना से और वो लाइफ को बचा पा रहे हैं। तो आप समझिए कि मेरे गांव में पहले किसी ने इंजेक्शन नहीं लगाया। मैं जिस दिन गया मैंने 10 लोगों को बोला कि आज मेरे सामने मेरी गाड़ी में बैठी है, मैं तो आपको इंजेक्शन लगवा के रहूंगा। और डॉक्टर से मैंने बात की, डॉक्टरों के साथ लेके गया और वहीं सीएससी पे जाके इंजेक्शन लगवाए उनसे। और फिर आज गांव में लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन थोड़ा सा हम जी लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, जो असलियत में थोड़े से एक्टिव हैं, अलर्ट हैं और जो चीजों को जानते हैं। तो वो पॉजिटिविटी अगर गांव में हम लोग पहुंचाएंगे तो काफी चीजें इंप्रूव होंगी, उनको समझ आएगा, वो सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं जल्दी, जी जब नियर बाई उनका कोई क्लोजर समझाता है तो। जी जी। मैम। ये जो आपने जिम्मेदारी उठाई है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं मानती हूँ, क्योंकि कोई पहले भी मैंने कहा, कोई सरकारी अफसर का कहना और कोई एक जो बंदा उसी गांव से पला बड़ा हो, उससे उसकी बातों का ज्यादा असर होता है लोगों में। हिदायत खान जी, क्या आपके तजुर्बे में भी ऐसा कुछ आपने देखा कि क्योंकि ग्रामीण इलाके में अभी केसेस काफी बढ़ गए हैं और वहां पे जैसे कुछ ट्रेडिशन होते हैं, जैसे शादियां होती है, तो हमने देखा कई मध्य प्रदेश से कई सारे ऐसे स्टोरीज आ रहे थे कि लोग बेझिझक शादियां भी मना रहे हैं, उसमें काफी लोग जमा हो जाते हैं, नाच गाना चलता है और उनको पता नहीं लगता कि ये जो वायरस किस तरह से आग की तरह फैल सकती है। तो एक तो आप जिम्मेदारी उठा रहे हैं लोगों की मदद करने की, बट साथ ही साथ क्या आपको ये भी लगता है कि लोगों को समझाने की जरूरत है कि आप ये सब ना करें ताकि ज्यादा लोग बीमार ना पड़ जाए आगे जाके? असल में गांव की बात तो आपने कही, और वैक्सीनेशन को लेकर जो नेगेटिविटी है उसे तो आप हम छोड़ दें अभी। हम तो मैं जिस इलाके में काम कर रहे हैं, हमारी टीम जिस इलाके में काम कर रही है, वो तो शहर है, शहर का ही एक हिस्सा है। वहां पर नेगेटिविटी कोरोना को लेकर भी है, जिसको दूर करना सबसे मुश्किल था, क्योंकि जब पहली वेव आई थी, जब यहाँ पर काफी लोगों की मौत हुई थी,
अस्पताल सही से काम नहीं कर पाए थे, स्टाफ भाग गया था, कोरोना नया नया था, किसी को समझ नहीं आ रहा था। उसकी वजह से एक दिमाग बन गया था कि अस्पताल में अगर कोरोना का मरीज जाता है तो वो मर जाता है। अब हमारे वहां पर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी कि लोग घरों में इलाज कर रहे थे, अस्पताल जाने को तैयार नहीं थे। ये एक अलग बात है कि अस्पताल में जगह नहीं थी, लेकिन जहां भी जगह का इंतजाम करो उसके बाद भी वो अस्पताल नहीं जाना चाहते थे। उनके दिमाग में ये था कि अस्पताल में मौत हो जाती है। और जब पेशेंट घर से बाहर आता था तब तक वो अपनी बीमारी को इतना बढ़ा चुका होता था कि जब हम उनकी सीटी चेस्ट कराते तो 80% 70% लंग्स इन्वॉल्वमेंट निकलता था, या ऑक्सीजन लेवल 60 हो जाता था, 70 हो जाता था, किसी किसी का 50 हो जाता था। अब ऐसे पेशेंट को घर में इलाज करना, उसको ऑक्सीजन देना बहुत टफ था, बहुत मुश्किल था। लेकिन ये एक बात है, एक नेगेटिविटी है जो आज भी कायम है कि कोरोना का इलाज अगर अस्पताल में कराएंगे तो आदमी मर सकता है। हालांकि हमारी टीम ने घर घर जाकर, हम तकरीबन आधे से ज्यादा इलाके को हमने कवर किया है, लोगों के घर पहुंचे हैं, उनको समझाया है। और कमाल की बात यह है कि हमारे साथ जो लड़के हैं, कम उम्र के लड़के हैं, उन्होंने जो बहादुरी दिखाई है वो काबिल तारीफ इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में बहुत थोड़ा फर्क होता है। आप उस फर्क को मेंटेन किया। अगर आप किसी बाढ़ के बाद काम करते हैं या जलजले के बाद, भूकंप के बाद काम करते हैं तो आपको खतरा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर अपनी जान बचाने का भी खतरा है। क्योंकि आप किसी कोरोना पेशेंट के पास जा रहे हैं तो अपने आप को भी बचाना होगा, अपने आप को भी ख्याल रखना होगा। लेकिन लड़कों ने बहुत बहादुरी से काम किया। हम मरीजों के करीब पहुंचे, उनको हमने हिम्मत दी, ऑक्सीजन खुद हाथ से लगाया गया, ऑक्सीमीटर हर लड़के के जेब में था, दूसरी जो जरूरत के सामान थे वो सब भी हम साथ लेकर घूम रहे थे। तो ये जो हमारी 20-25 लड़कों की जो टीम थी, जो इसमें यंग लड़के थे, उन्होंने बहुत बहादुरी से काम किया। और वो सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी वजह से लोगों के अंदर ये बात पैदा हुई कि कोरोना को हराया जा सकता है, ये लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर ये लड़के इस बहादुरी से काम कर सकते हैं, हमारे करीब आ सकते हैं, हमारे पास बैठ सकते हैं, कोरोना मरीज के साथ चाय पी सकते हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है। हालांकि उन्होंने पूरे सेफ्टी के इंतजाम कर रखे थे, लेकिन इसके बावजूद जिस यकीन को की जरूरत मरीजों को थी वो दिलाया गया और उसका फायदा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ एक हमारे वहाँ एक परंपरागत जिसे कहते हैं रिवायती इलाज कराने का जो सिस्टम है वो बहुत नुकसानदायक है। हमारे ही इलाके में एक 19 साल की लड़की सिर्फ इसलिए चली गई कि कोरोना को टाइफाइड समझा जा रहा था और उसका इलाज करने के बजाय उसको झड़वा रहे थे, झाड़ फूक जो होती है वो कर रहे थे। जब तक हमारी कमेटी को पता चला तब तक वो जा चुकी थी। हालांकि अब लगातार हमारी गाड़ियां घूम रही हैं, पंपलेट्स हमने बंटवाए हैं, एक एक घर तक हम लोग पहुंचे हैं और इस बात को तो तकरीबन समझा दिया है कि ये कोई बीमारी बहुत खतरनाक नहीं है। अगर शुरुआत में ही इससे मुकाबला कर लिया जाए तो इसको हराया जा सकता है। बिल्कुल, आपने ये सही बात कही कि कई लोग जो है अपने वहम के वजह से, ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशन के वजह से भी उनके साथ ये बीमारी सिवियर हो जाते। जब तक आपके नोटिस में आए या किसी भी डॉक्टर के नोटिस में आए तब तक उनको बचाने का स्कोप नहीं रहता। तो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम विद द रूरल एरियाज वेयर पीपल आर फॉलिंग for some misinformation and wrong perceptions about coronavirus. देवेंद्र सिंह जी, आपसे भी ये भी सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि जो आपने कहा पहले भी कि लोगों के पास आप जाएंगे, उनके अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे, और अभी हिदायत खान जी ने बहुत अच्छे से कहा कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में there's a thin line, बहुत कम फर्क रहता है। तो कई बार अपने भी हिफाजत के लिए आपको देखना पड़ा होगा। कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ और ग्राउंड लेवल पे आप क्या क्या करते हैं? जी मैम, बिल्कुल। अभी लास्ट ईयर भी हमने कुछ कैंपेनिंग किए थे, लेकिन इस बार हमने कैंपेनिंग में कुछ अलग से प्लान किए हैं। करीब 11 सूत्री हमने एक प्रोग्राम बनाया था और वो लगातार कंटिन्यू चल रहा है। तो अभी ज्यादातर मैडम क्या हो रहा है कि जैसे 500 वॉलंटियर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं एक्टिवली, बाकी तो उनकी काउंटिंग नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन 500 वॉलंटियर जो एक्टिवली कनेक्टेड हैं और जिनमें लगभग 200 प्लस विलेजेस आते हैं हमारे पास। तो उनमें जब हमने कहा इस कैंपेनिंग स्टार्ट करना है तो स्टार्ट हमेशा अपने आप से करना चाहिए। जैसे आपके चैनल का नाम मिरर नाउ है, तो मुझे आईना पहले खुद को देखना है, फिर मेरे गांव को, फिर मेरी तहसील को, फिर मेरे जिले को। तो हमने कहा स्टार्ट अपने गांव से कीजिए भाई। जितने भी वॉलंटियर्स हैं, क्या उनके गांव में वैक्सीनेशन हो रहा है? क्या उनके रिलेटिव्स, क्या उनके भाई बंधु, क्या उनके दोस्त वैक्सीनेशन करवा रहे हैं या वही नेगेटिविटी फैला रहे हैं? पहले अपने आप में इंप्रूवमेंट लेके आइए। तो सबसे पहले हमने 500 वॉलंटियर्स की रिकॉर्डिंग हम बना रहे हैं कि आपने वैक्सीनेशन करवाया, अगर नहीं तो रीजन क्या है, क्या आपको भी वहम है?
तो वो वैक्सीनेशन का पूरा रिकॉर्ड चल रहा है। फिर उसके बाद में हम लोग अपने ही गांव में सब लोगों को बोला है कि आप जिम्मेदारी के साथ में 100% वैक्सीनेशन करवाइए। जिनको कंफ्यूजन है, हमारी एक डॉक्टर्स की टीम हमने डेवलप कर ली है सर, मैम 10 लोगों की, वहां से कंफ्यूज कीजिए जिसको आप जानते हैं, जो जान पहचान का है उस गांव का। क्योंकि ओवरऑल आप अगर बोलेंगे तो वो कोई नहीं मानेगा, लेकिन मैं अगर अपने गांव में बोलूंगा तो वो मेरी बात जल्दी मान लेंगे, क्योंकि वो मुझे जानते हैं और समझते हैं कि हाँ ये सही बोलेगा। तो हमारी कैंपेनिंग में मैम अभी गाड़ियां चल रही हैं, ओवरऑल उस गांव के वॉलंटियर्स को और डिस्ट्रिक्ट के तहसील के वॉलंटियर्स को हम साथ में लेते हैं, 2-2 3-3, और उस गांव में जाके समझाते हैं। और हमने कहा आप किस डॉक्टर्स को जानते हैं, उससे हम उनकी बात करवाते हैं कि आप इनसे पूछ लीजिए अगर हमारा फेथ नहीं है। वैक्सीनेशन से ही लोगों की लाइफ बच रही है। सारी पुलिस को, सारे मिलिट्रीज को, सारे मेडिकल स्टाफ को लग चुके हैं, तो आप डर क्यों रहे हैं? तो काफी कुछ इसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है मैम, और अवेयरनेस कैंपेन से हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि काफी कुछ बदलाव आएगा पॉजिटिविटी के साथ में। हाँ, वॉइस आ रहा है? जी 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 जी। नहीं, मैंने सुना आपकी बात बिल्कुल। और यही चीज़ मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाए कोई। और जो आप कह रहे हैं कि अपने घर से शुरू करिए, दिस इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस। आई थिंक वी मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस, दैट देयर शुड नॉट बी एनी स्प्रेडिंग ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन विच ऑफन proves to be extremely dangerous, because this is a virus, very little is known about it in any case. And on top of it, if there are certain wrong perceptions spread, that often proves to be dangerous. And people like Devinder Singh Dhanera, people like Hidayat Khan are working on ground, interacting with people in locations outside the metro cities where it is even more critical for people to have the right information. And we had an interesting anecdote that the negativity spreads much faster. The correct information takes very long to reach the interiors. With that, I would like to thank our guests, Devinder Singh Dhanera and Hidayat Khan. Thanks for joining us on Inspire India.